के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। शाम के बज चुके हैं 4 और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे मंत्री जी के पोल खोल रहे हैं पोल। यूं तो राज्य में डॉक्टरों की कमी को 100% पूरा करने का वर्तमान सरकार दावा कर रही है, लेकिन सरकार के मंत्री तो अभी भी राज्य में डॉक्टरों की भारी कमी होने की बात कहकर सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं विपक्ष भी अब मंत्री जी की बात पर चुटकी लेता नजर आ रहा है। वहीं हर साल सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के साथ प्रदेश में डॉक्टरों की कमी के चलते आम आदमी को दो चार होना पड़ता है। कमियों को लेकर मंत्री सहित प्रदेश का स्वास्थ्य महकमा हर बार सरकार को सचेत भी करता आया है। अब तो सरकार के मौजूदा मंत्री जी भी इस बात को मानते हैं कि आने वाले समय में भी ये स्थिति सुधरने वाली नहीं। वहीं विपक्ष भी मंत्री जी के इस बयान पर शायराना चुटकी लेता दिख रहा है। चर्चा आज इसी पर मंत्री जी के पोल खोल रहे हैं पोल। राज्य की सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में डॉक्टरों के कुल 5,856 पद सृजित हैं, जिसमें से 2500 से ज्यादा पदों पर डॉक्टर तैनात भी किए गए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी डॉक्टरों की भारी कमी का जिक्र करके कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी सरकार के दावों की पोल खोल रहे हैं। दरअसल कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि राज्य में 20,000 डॉक्टरों की कमी है, जो राज्य के मेडिकल कॉलेज 10 साल से भी पूरी नहीं कर सकते हैं। दरअसल सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों की भरमार है, जो लोगों को उपचार देने का काम कर रहे हैं। सरकार भी राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने का दावा कर रही है, लेकिन सरकार के मंत्री सरकार को असहज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग महानिदेशक के अनुसार राज्य में डॉक्टरों की कमी को लगातार पूरा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 2,856 पदों के सापेक्ष 2,515 पद पर डॉक्टर तैनात किए गए हैं, जिनमें से 1924 नियमित, 426 बॉन्डधारी और 122 संविदा डॉक्टर अलग अलग अस्पतालों में तैनात हैं, जबकि महज 322 पद रिक्त हैं, जिन पर जल्द तैनाती की जानी है। उन्होंने कहा कि जल्द ही रिक्त पदों पर भी तैनाती कर दी जाएगी। जो स्वास्थ्य शिविर यहाँ पर लगाया गया, क्योंकि देश के अंदर 2.5 लाख से अधिक डॉक्टरों की कमी है। अकेले हमारे प्रदेश के अंदर 20,000 से अधिक डॉक्टरों की कमी है और जितने हमारे मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं, 10 साल तक भी डॉक्टर तैयार करते रहे तो हम स्वास्थ्य सेवाओं को पूरा नहीं कर सकते। ऐसे में सरकार की संस्थाओं द्वारा जो काम किया जाता है वो सराहनीय है। और आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में जब से प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं, अमूलचूल परिवर्तन हुआ है। आज गरीब आदमी जो पहले इलाज के लिए सोच नहीं सकता था, 5 लाख तक का उसका इलाज फ्री होता है। उसके लिए मैं मोदी जी को और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त करता हूँ। आज हमारे प्रदेश के अंदर 43 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड बने, 6.5 लाख से अधिक लोगों ने इसका लाभ लिया है। संविदा में काम कर रहे चिकित्सक 122 है, तो जो टोटल कार्यरत चिकित्सक सब मिला के हैं वो है 2512। हाँ, रिक्त अभी हैं 344 हमारे पास रिक्त हैं और हमारी कोशिश है कि हम इन पदों को भी भरें, क्योंकि अब मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर्स, एमबीबीएस डॉक्टर्स आने लगे हैं और वो ज्वाइन भी कर रहे हैं, तो धीरे धीरे ये रिक्तता पूर्ण हो जाएगी। इस पर हम लोग ये भी कर रहे हैं कि हमारे यहाँ जो मंगलवार के दिन वॉक इन इंटरव्यू होते हैं, फ्राइडे के दिन एनएचएम वॉक इन इंटरव्यू लेता है, तो इनके माध्यम से हम लोग पोस्ट को भरने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने चुटकी लेते हुए कहा है कि सरकार में मंत्रियों के पास सटीक जानकारी तक नहीं है, जो चर्चाओं के लिए इस प्रकार के बयान जारी करते हैं। उन्होंने कहा कि गणेश जोशी का अल्प ज्ञान बताता है कि सरकार के मंत्री कितने जानकार हैं। मैंने कहा सरकार में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको सरकार की जो वास्तविक स्थिति है उसके परिप्रेक्ष्य में कोई जानकारी नहीं है, जो मर्जी आए बयान दे देते हैं। तो गणेश जोशी भी उनमें एक है, वो भी रोज सुर्खियों में रहना चाहते हैं। अब सुर्खियों में बने रहने के लिए अगर सही बात कहेंगे तो आप भी कहेंगे ठीक है दिखा देंगे, जब ऐसी बात कहेंगे
तो आप भी कहेंगे कि भाई हाँ, मंत्री का ज्ञान तो क्या कहना। उत्तराखंड राज्य बने अब तक 22 साल हो चले हैं। हाल ही में 9 नवंबर को स्थापना दिवस प्रदेश सरकार ने धूमधाम से मनाया, लेकिन मैदान से लेकर पहाड़ तक लचर स्वास्थ्य सेवाओं के सिस्टम को सुधारने में हर सरकार के दावे फेल नजर आए। वहीं अब तो अन्य विभाग के मंत्री भी अपनी ही सरकार के स्वास्थ्य महकमे में कमियों को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं और यह भी अवगत करा दें कि आने वाले भविष्य में भी स्वास्थ्य सेवाएं और डॉक्टरों की कमी शायद ही पूरी हो सके। अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं और आम जनता के इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों में सिस्टम ने ही हाथ खड़े कर दिए हैं। देहरादून से राजेश वर्मा की रिपोर्ट। जी हां, तो धामी सरकार के मंत्रियों का अल्पज्ञान सरकार की फजीहत करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। अभी हाल ही में हमने त्रिवेंद्र सिंह रावत का एक बयान सुना था। इससे पहले हमने तीरथ सिंह रावत का एक बयान सुना, जहां एक और स्वास्थ्य विभाग में करीब 3000 ही पद हैं, तो वहीं धामी सरकार के मंत्री स्वास्थ्य विभाग में 20,000 से अधिक पद खाली होने का दावा कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस को भी बैठे बिठाई सरकार को लपेटने का मौका मिल गया है। यूं तो राज्य में डॉक्टरों की कमी को 100% पूरा करने का वर्तमान सरकार दावा करती रही, लेकिन सरकार के मंत्री तो अभी भी राज्य में डॉक्टरों की भारी कमी होने की बात कहकर सिस्टम पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। राज्य की सरकारी सेवाओं में डॉक्टरों के कुल 2856 पद सृजित हैं, जिसमें से 2500 से ज्यादा पदों पर डॉक्टर तैनात भी किए गए हैं। बावजूद उसके कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी प्रदेश में डॉक्टरों की भारी कमी होने की बात कह रहे हैं। दरअसल कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि राज्य में 20,000 डॉक्टरों की कमी है, जो कि राज्य के मेडिकल कॉलेज 10 साल में भी पूरी नहीं कर सकते। पूरे देश के भीतर करीब 2.5 लाख डॉक्टरों की कमी है, तो वहीं उत्तराखंड राज्य में 20,000 डॉक्टरों की कमी है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के इस बयान से सरकार काफी असहज दिखाई दे रही है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी प्रदेश में 20,000 डॉक्टरों की कमी बता रहे हैं, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक डॉक्टर शैलजा भट्ट का कहना है कि प्रदेश में 2856 पदों के सापेक्ष 2512 डॉक्टर तैनात किए गए, जिसमें से 1924 नियमित और 426 बॉन्डधारी 122 संविदा डॉक्टर अलग अलग अस्पतालों में तैनात हैं। डॉक्टरों के महज 322 पद ही रिक्त हैं। खाली पड़े पदों पर भी जल्द ही तैनाती की जानी है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के ज्ञान पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने भी चुटकी ली है। उन्होंने कहा है कि गणेश जोशी का अल्पज्ञान बताता है कि सरकार के मंत्री कितने जानकार हैं। मंत्रियों के पास सटीक जानकारी तक नहीं है, वो चर्चाओं में बने रहने के लिए इस प्रकार के बयान जारी करते हैं। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि अगर कोई मंत्री कोई बयान दे रहा है तो उन्हें इस विषय का पूरा ज्ञान होना चाहिए, लिहाजा मंत्री का यह बयान उनके अधूरे ज्ञान को दर्शाता है। चर्चा आज हम इसी पर करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। राजेंद्र चौधरी जी प्रदेश महामंत्री कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेमंत द्विवेदी जी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, संगीता शर्मा जी प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, और हमारे साथ अरुण शर्मा जी हमारे वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत आज मैं अरुण जी आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसा हो गया है कि मंत्री बयान दे सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आजकल संगठन की जो पकड़ है वो काफी कमजोर हो गई है अपने मंत्रियों के बीच में। और गणेश जोशी का ये जो बयान आया है, इसे आप कैसे देख रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं? अरुण जी अनम्यूट करिए प्लीज खुद को। मैं ये कह रहा था यशी जी कि जो गणेश जोशी जी ने बयान दिया है जी, तो ठीक दिया है। हमारे यहाँ डॉक्टर्स की ही नहीं, पैरामेडिकल स्टाफ की भी कमी है, नर्सेज की कमी है, टेक्नीशियंस की कमी है, और ये सबको पता है कमी है। इसीलिए दूरस्थ इलाकों में आज भी लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। गर्भवती महिलाओं को चारपाई में कई किलो दूर लाना पड़ता है सड़क मार्ग तक, और उसके बाद जाके कहीं उनको इलाज मैसर हो जाता है, और कई बार इस मामले में दुर्घटनाएं भी होती है। तो जहां तक वो संख्याओं की बात है, तो मुझे लगता है वो कुछ गलतफहमी हो गई है गणेश जोशी जी को। निश्चित तौर पर जितनी संख्या आपने बताई है उतनी ही संख्या हमारे यहाँ डॉक्टर्स की नियत है, और उनमें से लगभग 300 कुछ डॉक्टर्स की कमी है, वो सबको पता है। ठीक है अरुण जी, तो प्रयास भी कर रहे हैं। हम इसे ऐसे लें कि संख्या भले ही उन्होंने गलत बताई हो,
लेकिन बात उनकी सही है कि डॉक्टर्स की कमी है। और डॉक्टर्स की कमी की अगर हम बात करें तो वो हम कोरोना काल में देख चुके हैं। कोरोना काल में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं क्या रही है हमने बहुत बखूबी देखा है, बहुत जाना है, परखा है, समझा है कि किस तरीके की व्यवस्थाएं रही हैं कोरोना काल में। और उसके बाद से जब कोरोना काल में हमें दवाइयां नहीं मिल पाई तो उसके बाद से क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं? निश्चित तौर पर वो बड़ा क्रूशियल समय था जी, और उस टाइम इन सब चीजों की जरूरत बहुत ज्यादा थी। बिल्कुल। डॉक्टर्स की भी थी, नर्सिंग स्टाफ की भी थी, पैरामेडिकल स्टाफ की भी थी। और उस टाइम लोगों को किस तरह, अब आपको तो यशी जी पता है कि किस आपने कवरेज करी है उस दौरान बहुत, किस तरह एक एक गैस सिलेंडर के लिए या कहीं ऑक्सीजन के उसके लिए मशीन के लिए लोगों को किस तरह भटकना पड़ रहा था और किस तरह मौतें हुई हैं इन सब चीजों की कमी की वजह से। ये सब हम लोगों ने बहुत नजदीक से देखा है। और उस टाइम तो ये स्थिति होती थी कि कोई कोरोना का पेशेंट मर जाता था, आप उसके नजदीक नहीं जा सकते थे, क्रिमिनेशन में नहीं जा सकते थे, उसके घर नहीं जा सकते थे। तो ये जो सामाजिक विडंबना है ये भी हमने झेली है उस दौरान। तो मैं दूसरी चीज जैसी एक और बताऊं जी कि देखिए, उत्तराखंड बनने से पहले एक मेडिकल कॉलेज होता था निजी क्षेत्र का, जौलीग्रांट में स्वामी राम मेडिकल कॉलेज जी। लेकिन राज्य बनने के बाद धीरे धीरे सरकारी मेडिकल कॉलेज भी हुए हैं। देहरादून में दून राजकीय मेडिकल कॉलेज हुआ है, श्रीनगर में मेडिकल कॉलेज हुआ है, हल्द्वानी में मेडिकल कॉलेज खुला है, पिथौरागढ़ अल्मोड़ा में बनने की तैयारी है। और निजी क्षेत्र में गुरु राम राय है, ग्रेफी कह रहा है, सुभारती है, उसके अलावा भी बहुत सारे मेडिकल कॉलेज आए हैं जी। तो उन जगह भी लोगों का इलाज हो रहा है। उसके अलावा आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज भी है, होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज भी है, और हमारे पास तो पूरी की पूरी गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी है हरिद्वार के अंदर, तो वहां आयुर्वेद में इलाज होता है। तो ऐसा नहीं है कि इलाज की कोई कमी है, लेकिन सही समय पर सही जगह इलाज मिलना आज भी चिंता का एक कारण है। और वो इस कारण है कि हमारे यहाँ कहीं ना कहीं वो जो उन सुविधाओं की कमी है वो कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर करता है। जी राजेंद्र जी, क्या प्रतिक्रिया है इस पूरे गणेश जोशी के बयान को लेकर? अनम्यूट करें प्लीज खुद को। हमारे जो माननीय मंत्री हैं जोशी जी, वो मंत्री तो है कृषि विभाग के और ज्ञान दे रहे हैं स्वास्थ्य विभाग को। इस सरकार की यही विडंबना है कि मैंने देखा है, आप सब लोगों ने भी देखा होगा कि जब कृषि बिल चल रहा था, उसमें आंदोलन चल रहा था, तो नरेंद्र सिंह तोमर बयान नहीं देते थे। पीयूष गोयल, जिन्होंने कभी पीढ़ियों से भी खेती नहीं की, वो ज्ञान बखा रहे थे। मैं शर्मा जी की बात से थोड़ा बहुत सहमत हूँ कि उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाएं कमजोर हैं, लेकिन ये जो आंकड़ा डॉक्टर शैलजा भट्ट ने दिया है कि मात्र 322 पद जो है रिक्त हैं, वो कौन से साल की डिमांड के अनुरूप है? क्या ये आंकड़ा 2017-18 से मैच करवा रही है वो, या 2022-23 से करा रही है? अभी पिछले दिनों हमारे यहाँ यात्रा हुई, 4 धाम यात्रा, एक भी डॉक्टर, सिंगल डॉक्टर भी उसमें अपॉइंट नहीं था। ठीक है, कहीं कोई कैंप नहीं था। और ज्ञान तो हमारे यहाँ, यशी आपने पिछले दिनों देखा होगा, एक मंत्री महोदय ऐसे थे जो ऐप के मार्फत बारिश करवा रहे थे। हाँ जी। तो इनके ज्ञान को तो जनता पता नहीं कैसे इन्हें झेल रही है। ये पूरा राज्य जो है, इन ज्ञानियों ने 45,000 करोड़ के कर्ज से 90,000 करोड़ पे ले जाके छोड़ दिया। बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, लेकिन इनकी बयानबाजी कम नहीं हो रही। ठीक है, वापस आऊंगी मैं राजेश जी आपके पास। संगीता जी, प्रतिक्रिया। अनम्यूट कर ले खुद को। यशी जी, जिस तरह से आजकल हम देख रहे हैं कि लगातार बयानबाजी हो रही है, भाजपा के चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हो, चाहे अब कैबिनेट मंत्री हो, लगातार एक आईना दिखाने का भी काम कर रहे हैं। चाहे वो कमीशन खोरी पर आईना दिखाया हो, चाहे वो स्मार्ट सिटी के भ्रष्टाचार पर आईना दिखाया हो, और अब स्वास्थ्य की जो कमियां हैं उन पर आईना दिखा रहे हैं। तो एक तरह से वो सच्चाई बयां कर रहे हैं।
भले ही वो अपनी ही सरकार के प्रति हो, कम से कम सच्चाई तो बयान कर रहे हैं कि कमी है। और देखिए, अल्प ज्ञान तो दिखाता ही है इस बयान से, लेकिन एक तरफ देखा जाए तो सच्चाई भी बयां हो रही है। मैं आपको बयान करती हूँ, अभी परसों का ही मामला है कि वहां एक महिला को 2 बार रेफर किया जाता है 2 अस्पतालों से। पार्टी ब्लॉक में वहां से वो महिला बिलोंग करती है और उसको गर्भवती महिला को इलाज मुहैया नहीं हो पाता। 2 अस्पतालों में भटकने के बाद जिला अस्पताल में भटकने के बाद होती है, उसे वहां से जब रेफर किया जाता है, बच्चा होता है। तो ये सोचिए, आज भी जब इस तरह के वाक्य हम देते हैं, इंटीरियर में जो अस्पताल है, संगीता जी को फिर से कनेक्ट, संगीता जी हम आपको फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपकी आवाज हम तक बहुत ब्रेक होकर आ रही है। वापस आपको कनेक्ट करते हैं। हेमंत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेमंत जी, आपकी सरकार के मंत्री जो हैं लगातार जिस तरीके के भी बयान दे रहे हैं, चाहे दूसरी हो और चाहे वो गणेश जोशी जी हो, और गणेश जोशी जी का जो बयान है, भले ही वो आंकड़ों में मात खा रहे हों, भले ही उनको आंकड़ों का ज्ञान ना हो, लेकिन बात वो सही कह रहे हैं कि डॉक्टरों की कमी है, जो कि हमने कोरोना काल में देखी। लेकिन दावा किया जाता है कि जिस तरीके से व्यवस्थाएं हैं, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, कहा जाता है कि हम उनको सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं तमाम। और अगर इतना ही सुधार हो रहा है तो आपके मंत्रियों को आज क्या जरूरत पड़ रही है इस तरीके के सवाल उठाने की? कैसे जस्टिफाई करेंगे आप उनके इस बयान को? मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ, एक बार दोबारा रिपीट करेंगे? हेमंत जी, एम आई ऑडिएबल? हेमंत जी सुन पा रहे हैं आप? जी, आवाज आ रही है आपको? मुझे सुन पा रहे हैं और मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आपकी आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, आपकी आवाज कट ब्रेक हो रही है, आपकी आवाज। ठीक है, हेमंत जी को हम वापस कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। पाना से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज उनको देखें। अरुण जी, मैं वापस आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, अगर हम बात करें मंत्रियों की, तो जैसे कि अभी यहाँ पर संगीता जी कह रही थी कि अब सरकार के ही कुछ मंत्री हैं जो अपनी ही सरकार को आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या वाकई वो आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर अपने बड़बोलेपन में कुछ भी कहते चले जा रहे हैं, या उन्हें ही समझ में नहीं आ रही कि हम क्या कह रहे हैं? देखिए, अभी राजेंद्र भाई ने बोला था कि विभाग कोई होता है और बयान कोई और मंत्री देता है जी। तो राजेंद्र भाई को मैं बता दूं कि एक संवैधानिक व्यवस्था होती है, मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है जी। इसलिए कई बार आप देखें कि कोई मंत्री वगैरह बीमार पड़ता है तो उसके विभाग के जवाब कोई और मंत्री विधानसभा या संसद में देता है जी। ये सामूहिक जिम्मेदारी है मंत्रिमंडल की जी। दूसरी चीज, जहां तक आपने उत्तराखंड की बात कही, तो कहीं ना कहीं वो जो जनता की पीड़ा है, देखिए मंत्री कोई विशेष ऊपर से टपक के तो आया नहीं, वो भी जनता का आदमी है और जनता का प्रतिनिधि है जी। तो जब उनके सामने समस्याएं आती है तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो जनता का दर्द जो है वो छलक जाता है और असली बात जुबान पे आ जाती है। कायदे में तो कहते हैं कि इसको गोपनीय रखना चाहिए, लेकिन वो पीड़ा जो है, जब जनता आपसे बार बार कोई चीज बोलेगी तो वो पीड़ा निकल के बाहर आती है। और वो पीड़ा केवल ये नहीं है, अगर आपको याद हो यशी जी कि स्मार्ट सिटी के नाम पर भाजपा के मंत्री, सांसद और तो और मुख्यमंत्री भी नाराजगी जता चुके हैं। हाँ जी। विधायक भी नाराजगी जता चुके हैं। हाँ जी। तो वो जनता की पीड़ा है, क्योंकि जनता उनसे रोज टोकती है कि हमारी सड़क खराब है, हमारी नाली नहीं बन पाई, या और कोई काम नहीं हो पाए, सड़कों में गड्ढे पड़ गए। तो जब जनता उनसे बोलेगी तो कहीं ना कहीं उनका गुस्सा भी झलक जाएगा और जनता की बात उनके मुंह के रास्ते बाहर आ जाएगी। तो मुझे लगता है कि गणेश जोशी से क्षेत्र की जनता ने, क्योंकि गणेश जोशी का जो मसूरी इलाका है, उसमें मसूरी का जो हॉस्पिटल है उसमें कई बार कई समस्याएं सामने आती है। किसी को इलाज नहीं मिल पाता, समय पर डॉक्टर नहीं है, या पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, नर्सिंग स्टाफ नहीं है। तो वो दर्द कहीं ना कहीं गणेश जोशी का बाहर आ गया है। लेकिन निश्चित तौर पर वो संख्या में गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन कमी है, मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है। ये बिल्कुल तमाम जगह पे अगर आप विजिट करवा लें अपनी टीम से तो आपको सामने आ जाएगा।
या कई जगह डॉक्टर लापरवाही दिखाते हैं, समय पर नहीं आ पाते हैं और उससे मरीजों को जो समय पे इलाज मिलना चाहिए पहाड़ी क्षेत्रों की ऐसी कई खबरें अरुण जी सामने आती हैं जहां पर डॉक्टर्स नहीं मिल पाते इजिली, और कई तो गांव ऐसे हैं कि उनका नाम सुनकर ही डॉक्टर मना कर देते हैं कि हम यहाँ नहीं जा पाएंगे क्योंकि यहाँ की सड़कें अच्छी नहीं हैं, या हम कैसे पहुंचेंगे, तमाम चीजें कनेक्टिविटी को लेकर भी। और जब बात स्वास्थ्य की होती है तो उत्तराखंड में सबसे पहले बात कनेक्टिविटी की भी आ जाती है। देखिए यशी जी, एक इम्पोर्टेंट चीज अगर आपको ध्यान हो जी, उत्तराखंड की अगर भौगोलिक परिस्थिति आप देखें, हाँ जी, तो उत्तराखंड के जो 4 मैदानी जिले हैं, देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल जी, अधिकांश सरकारी कर्मचारी चाहे वो किसी विभाग का हो जी, वो इन्हीं जिलों में पोस्टिंग चाहता है। वो उसका कारण ये है कि यहाँ मेडिकल सुविधाएं मिल जाती है, यातायात सुविधाएं मिल जाती है, स्कूल्स मिल जाते हैं बच्चों के लिए, और इन्हीं सुविधाओं की वजह से वो कर्मचारी पहाड़ में जाने से कतराता है जी। अब पहली चीज तो पहले नौकरी मांग रहे होते लोग, और जब नौकरी लग जाती है तो फिर वो आराम मांग रहे होते जी। तो ये परिस्थिति है, और आज भी पहाड़ में जाने से डॉक्टर्स कतराते हैं। इसीलिए अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ या श्रीनगर मेडिकल कॉलेज बनाए गए। श्रीनगर में तो कई साल से चालू है और अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में बनाने की बात हो रही है। दूसरी चीज, सरकार को ये सुझाव दिया गया था कि ठीक है, आप अपने बच्चे भले ही पाल लीजिए, यहाँ डॉक्टर्स अपने बच्चे रख के पढ़ा लें, उनका परिवार यहाँ रह ले, क्योंकि यहाँ सुविधाएं हैं। लेकिन पूरे प्रदेश के डॉक्टर्स को, जहां जहां हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नहीं है, रोटेशन के हिसाब से हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, महीने के लिए अगर भेज देंगे तो कोई मना नहीं करेगा, और कहीं भी फिर मेडिकल सुविधाओं की कमी वाला मामला भी नहीं रहेगा, क्योंकि डॉक्टर्स रोटेशन में जाएंगे, और रोटेशन में जाएंगे तो अगर वो 1 महीने के लिए पहाड़ में पोस्टिंग होती है तो बाकी 11 महीने वो अपने परिवार के साथ रह सकते हैं, उनकी देखभाल कर सकते हैं। वो निश्चित तौर पर परिवार के प्रति भी एक दायित्व तो हम सबका होता है। तो ये जब दिक्कतें आती है कि आप ये कहेंगे कि हमें पहाड़ में पोस्टिंग नहीं चाहिए, हमें मैदान में ही पोस्टिंग चाहिए, तो ये दिक्कतें हमेशा आएगी। आज भी आप क्या समझ रहे हैं, राजधानी के आसपास के अगर हम इलाके में घूम के देख लें, आसपास के कह रहा हूं मैं, राजधानी को छोड़ के अगर हम थोड़े दूर जाके देख लें, तो यहाँ भी जो नजदीक में प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, उनमें भी स्टाफ की कमी है। तो हम पहाड़ की बात न करें, हमारे आसपास भी कमी है। हम ऋषिकेश जैसी जगह में देखें जो यात्रा का प्रमुख पड़ाव है, आज भी वहां पूरे का पूरा डॉक्टर हॉस्पिटल्स में नहीं है, जबकि पूरे पहाड़ में अगर कोई दुर्घटना होती है तो वो रेफरल हॉस्पिटल है, और लंबे समय से है। अब मेडिकल कॉलेज श्रीनगर खुल गया, लेकिन श्रीनगर में आमतौर पर हमारे पास ये बात आती है कि वो मैदानी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज में रेफर कर देते हैं, वहां सुविधाएं नहीं है, कम है डॉक्टर। तो ये सारी चीजें हैं, ये व्यवहारिक चीजें हैं, इनको समझना चाहिए, और सरकार को इस पर ठोस निर्णय लेना चाहिए कि रोटेशन से अगर डॉक्टर को भेजेंगे तो निश्चित तौर पर हर जगह मेडिकल सुविधा मिलेगी, हर जगह इलाज हो पाएगा जी। राजेंद्र जी अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। हेमंत जी, आपको आवाज आ रही है क्या? नहीं, मैं जो बाद में शर्मा जी ने अपने जो बात रखी है उसमें उन्होंने कहा है कि रोटेशन में डॉक्टर्स को रखा जा सकता है। मेरा इसमें सजेशन ये है कि जो हमारे यहाँ नए डॉक्टर्स हैं जी, जिनकी कानून के हिसाब से उन्हें 5 साल सरकारी सेवा करना अनिवार्य है, हम उन्हें भी वहां भेज सकते हैं, क्योंकि पहाड़ की जो परिस्थितियां हैं, वो जो ज्यादा उम्र के लोग हैं, 50 से ज्यादा के हैं, जिन्हें बीपी या हार्ट से रिलेटेड बीमारियां हैं या कुछ और हैं, वो ऐसे दूरस्थ स्थानों पे जा नहीं सकते। लेकिन सवाल यशी यहाँ भेजने का नहीं है, सवाल है इच्छा शक्ति का। सरकार के अंदर अभी आप बहुत, मुझे यानी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज राज्य अपने 23वें वर्ष में पहुंच गया जी। 23वें साल में पहुंचने के बाद भी सरकार हमारी भी रही है, और सरकार अभी 6ठे साल में भाजपा की भी है जी। किसी ने भी ये रोड मैप नहीं बनाया सिवाय पंडित नारायण दत्त तिवारी जी के पहाड़ में स्वास्थ्य समस्या की जो समस्याएं हैं उनका निराकरण कैसे हो। वहां की समस्याओं को देखते हुए पंडित जी ने एम्बुलेंस सुविधा शुरू की थी, ताकि जो गर्भवती महिलाएं उन्हें उसका
लाभ मिल सके। आप ये देखिए कि पहाड़ पे बिना पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं है, उसके बाद भी वहां दमा, टीबी, उसके कितने ज्यादा रोगी हैं वहां। तो मेरा आपके माध्यम से, आपके चैनल ने चाहे ये मंत्री जी के बयान को लेके ये डिबेट रखी हो, लेकिन अगर स्वास्थ्य के प्रति आपने डिबेट रखी है तो मैं उसका स्वागत करता हूं और राज्य सरकार से ये अनुरोध करूंगा कि कहीं का भी नागरिक हो, चाहे वो इन 4 मैदानी जिलों के हों या पहाड़ी जिलों के जो है पर्वतीय जिलों के लोग हों, स्वास्थ्य की सेवा जो है उपलब्ध कराना ये किसी भी सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। स्वास्थ्य और शिक्षा और फूड, लेकिन नहीं है। मैं उम्मीद करूंगा कि जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं धन सिंह रावत जी, वो इसका संज्ञान लेंगे, इस डिबेट का भी संज्ञान लेंगे। और शर्मा जी के जो शर्मा जी ने सुझाव दिए हैं, क्योंकि आप निष्पक्ष हैं, इनके सुझाव को भी ध्यान में रखते हुए इस पर कुछ कार्रवाई करें तो ये डिबेट जो है सार्थक हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं और हम कोशिश करेंगे कि हमारी इस डिबेट का वो संज्ञान लें और समझे कि क्या दिक्कतें हैं और कैसे जो सुझाव है उनका भी पालन किया जाए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब तो एक पहचान मिलेगी, दुनिया पर अपनी चलेगी, चैंपियन कहलाने को अपनाएंगे। आज ही MSME Z सर्टिफिकेशन में रजिस्टर करें। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। खाने में स्वाद जागे, पोषण मिलेगा सबका, सेहत का ध्यान रखे, ये फेवरेट है सबका। खुशबू उड़े निराली, व्यंजन में जान डाले, वाह वाह रे बावर्ची, कहते हैं खाने वाले। 100% शुद्ध कच्ची घानी का बावर्ची सरसों का तेल, बावर्ची खिलाइए सबको रिझाइए। बावर्ची। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं, मंत्री जी के बोल खोल रहे हैं पोल। अगर हम इसलिए ये बातें कह रहे हैं क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं जो सूबे की हैं वो वाकई बदहाल है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब उनके मंत्री भी इस पर सवाल उठाने लगे। तो कहीं ना कहीं सोचने का विषय है कि आज 23 साल का उत्तराखंड हो गया है। अभी हाल ही में हमने स्थापना दिवस मनाया उत्तराखंड का। 2025 में इसे अग्रणी राज्यों में आगे खड़ा करने की बात कही जा रही है। उसके बावजूद भी स्वास्थ्य सेवाएं अगर इस हाल में हैं तो अपने आप में शर्म की बात है। समझना होगा कि आखिर सूबे की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कैसे सुधरेंगी। मंत्री जी ने भले ही आंकड़े गलत बताए हो, मंत्री जी ने भले ही उनका इंटेंशन यहां पर सरकार को घेरने का ना रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी सरकार पर सवाल उठाए हैं। चर्चा आज हम इसी पर कर रहे हैं। मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और मैं यहाँ पर संगीता जी का रुख करना चाहूंगी। संगीता जी, आप सुन पा रही हैं? जी बिल्कुल यस जी, आ रही है आपको आवाज? जी संगीता जी, देखिए क्योंकि अभी मैं स्वास्थ्य सेवाओं का डिस्कशन करूं तो दिल्ली अपना मोहल्ला क्लिनिक और तमाम चीजें लेकर आ जाती है आम आदमी पार्टी कि दिल्ली में ये चल रहा है, ऐसे ऐसे स्वास्थ्य सेवाएं हैं। उत्तराखंड के जो हाल है वो किसी से छुपे नहीं है। और जब यहाँ पर विधानसभा चुनाव हो रहे थे उस दौरान केजरीवाल जी जब यहाँ पर आए थे
अपील करने के लिए और यहाँ पर जब कन्विंसिंग कर रहे थे वो, उस दौरान उन्होंने कहा था कि जैसी सुविधाएं दिल्ली में हैं वैसी सुविधाएं हम उत्तराखंड में देंगे। लेकिन तभी यही कहा जा रहा था कि दिशा दशा काफी अलग है, जैसे कि हम मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों की बात लगातार कर रहे हैं। ऐसे में आज यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं उनको लेकर क्या कहेंगी? देखिए यशी जी, आपने बहुत अच्छी बात की, मोहल्ला क्लिनिक। देखिए पहाड़ हम लगातार देख रहे हैं, अरुण भाई साहब ने जो बहुत अच्छे सुझाव दिए, राजेंद्र भाई साहब ने बताया, लेकिन फिर वही आ जाता है कि उत्तराखंड में आज भी गर्भवती महिलाओं की स्थिति क्या है कि रास्ते में प्रसव, मैंने आपको अभी बताया चंपावत विधानसभा में किस तरह से अभी हमने परसों का हादसा देखा। तो यहाँ तो ज्यादा जरूरत है ऐसे जगह जगह पे क्लिनिक की, क्योंकि जो बहुत दूरस्थ इलाके हैं यशी जी, वहाँ तो सड़कें भी नहीं है। अगर हम एम्बुलेंस की बात करें तो वहाँ एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच सकती, क्योंकि कई किलोमीटर तक सड़कें नहीं है, तो एम्बुलेंस भी कैसे जाएगी। इसलिए हमने देखा है कि कई बार कंधों पर लेकर के, चारपाई पे लेकर के लोगों को लाना पड़ता है। तो अगर वहाँ एक डॉक्टर होगा तो जो प्राथमिक उपचार है वो तो कम से कम मुहैया हो सकता है, उसको उस समय तक के लिए तो बचाया जा सकता है कि उसको कुछ राहत मिल सके, और उसे अगर कहीं रेफर भी किया जाता है तो वो वहां तक पहुंच सके। तो जो गांव है वहां इसकी और ज्यादा जरूरत है। अगर मोहल्ला क्लिनिक का कॉन्सेप्ट ये यहाँ लागू करते हैं और उसकी व्यवस्था बनाते हैं, क्योंकि यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं 23 वर्ष बाद भी ऐसी हैं, तो यशी जी यहाँ तो भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए देखिए संगीता जी, सामंजस्य बिठाना पड़ेगा। अगर इतना ही संवेदनशील हो जाए लोग तो हमें मोहल्ला क्लिनिक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तमाम चीजें जो हैं पहले से, अगर उन्हीं को हम सुचारू रूप से सही से काम करें उस पर, तो हमें मोहल्ला क्लिनिक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो है उसी में काम नहीं हो पा रहा है, वहीं पर इतनी हीला हवाली और तमाम चीजें देखने को मिल रही हैं। बिल्कुल यशी जी, जो जिला अस्पताल है उसी में पूरे डॉक्टर नहीं है, बाकी तो आप छोड़िए, जो छोटे छोटे चिकित्सालय हमारे हैं, जो मेन जिला अस्पताल है उन्हीं में पूरे डॉक्टर नहीं है। चाहे वो हम किसी भी जिले की बात कर लें, किसी भी जिले को देख लें, तो वहां के जिला अस्पताल में अगर हमें पूर्ण स्टाफ मिल जाए, तो चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ हो या डॉक्टर्स का स्टाफ हो। और कई गांव यशी जी ऐसे हैं जो जिला अस्पतालों से किलोमीटरों दूर है, कोई 25 किलोमीटर, कोई 40 किलोमीटर। तो ऐसे में उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है, और तबीयत कभी भी किसी की खराब हो सकती है, चाहे वो दिन हो या रात हो। तो ऐसे में जब डॉक्टर मुहैया नहीं हो पाते तो सीधे जान पे आन पड़ती है। और हमारे उत्तराखंड की तो भौगोलिक स्थिति भी बहुत मुश्किल है, तो यहाँ तो बैठ करके विशेषज्ञों से राय लेकर के जो भौगोलिक स्थिति है उसके और स्वास्थ्य के बीच एक सामंजस्य बिठाना पड़ेगा कि हम स्वास्थ्य सुविधाओं को कैसे मुहैया कराएं। जब तक हम उस व्यवस्था पर काम नहीं करेंगे यशी जी, तब तक हम बात बिल्कुल कर सकते हैं, चाहे हम डिबेट में बात करें या हम सार्वजनिक मंचों पर बात करें या बयान दें, लेकिन इसका हल नहीं निकाल सकते। इसलिए हल निकालने के लिए एक सुचारू व्यवस्था को बनाना पड़ेगा कि जो दूरस्थ इलाके हैं, जैसे अभी अरुण भाई साहब ने कहा कि चारों जो हमारे मैदानी जिले हैं सभी वहीं रहना चाहते हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या डॉक्टर्स हो। तो यशी जी देखिए, वो भी इंसान है, वो भी इंसान है, तो सब अपने इंसान जो है वो सुविधा चाहता है कि उसे कहाँ रहना है। तो दूरस्थ इलाकों में जब सड़क नहीं है, नेटवर्क की दिक्कत है, वहां उनके बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, अगर उन्हीं की तबियत खराब हो जाती है या उन्हें ही कुछ हो जाता है तो वो दूसरी जगह नहीं जा सकते। हमारे पास जो और सुविधाएं हैं, चाहे वो जांच को लेकर के हो, तो कुछ भी ऐसी फैसिलिटीज पहाड़ों में यशी जी बिल्कुल नहीं है, वहां के हालात बहुत गंभीर हैं। तो जब तक ये सरकार जो है इसके लिए बिल्कुल काम नहीं करेगी, नियत अच्छी नहीं रखेगी, तन्मयता से इसके बारे में नहीं सोचेगी, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। और फिर इसी तरह के बयान आएंगे और सरकार को अपने ही लोग आईना दिखाने का काम करेंगे। ठीक है, हेमंत जी सुन पा रहे हैं आप? जी सुन पा रहे हैं? सुन पा रहा हूँ, थोड़ा नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से, वाईफाई की कनेक्टिविटी की सुविधा। हेमंत जी मैं सुन पा रहा हूँ, आपकी आवाज आ रही है। जी जी, गणेश जोशी के बयान को कैसे जस्टिफाई करेंगे, कैसे जस्टिफाई करेंगे? हेलो, हाँ आवाज आ रही है आपकी? उनसे सुना था यहाँ पर, ये टीवी पर जो अभी आ रहा था, अभी उनका बयान है, उन्होंने किस आधार पर इसको, किस आंकड़े के आधार पर उन्होंने कहा है। लेकिन मैं एक बात आपसे जरूर कहना चाहता हूँ जी, कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर पूरी तरह से गंभीर है, और 2017 के बाद के हमारे जितने भी पद खाली थे इस पर जो है स्वास्थ्य विभाग में, उन सभी पदों को हमने जो है कि लोक सेवा आयोग के माध्यम से हो, चाहे हमारे जितने भी जिस एडहोक के उससे हो, सारे पदों को हमने जो है कि भरा है। और
चाहे हमारे पास सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो या हमने और ईएमओ की हमारे पास में कमी हो, उनको भी हमने पूरा करने का प्रयास किया है। अभी 45 लाख लोगों ने जो है कि आप जानते हैं कि चारधाम यात्रा जो यहाँ की बहुत महत्वपूर्ण यात्रा होती है, पूरे देश भर से लोग यहाँ पर आते हैं। आप जानते हो कि कहीं से भी कोई काफी लोगों को वहाँ पर कई प्रकार से स्वास्थ्य की दिक्कतें आई। अभी राजेंद्र जी इस पर आरोप लगा रहे थे। राजेंद्र जी ने अभी चारधाम का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि एक भी डॉक्टर पूरी यात्रा में मौजूद नहीं था। नहीं, मैं अरुण, एक भी 45 लाख लोगों ने चारधाम यात्रा में दर्शन किए हैं और आप जानते हैं कि उनमें से कहीं ना कहीं कुछ ऐसे बुजुर्ग भी थे, कुछ लोग थे, उनको दिक्कतें हुई हैं। वहां पर पूरी तरह से मोबाइल सचल चिकित्सा की व्यवस्था थी, डॉक्टर की व्यवस्था थी, चारों धामों पर डॉक्टर हमारे उपलब्ध थे। हर जगह पर जहां पर भी कैंप था हमारा, वहां पर जो है कि डॉक्टर उपलब्ध थे और कहीं भी ऐसी कोई नहीं, मैं नहीं। राजेंद्र जी कंटिन्यू करेंगे प्लीज। राजेंद्र जी अनम्यूट कर ले प्लीज। हाँ जी। मैं वैसे ही आरोप नहीं लगा रहा, जो है मेरे जो साथी बैठे हैं भाजपा के जी, मेरा सारा परिवार चारधाम यात्रा में गया था जी। ना तो कहीं महिलाओं के लिए कहीं शौचालय की व्यवस्था थी जी, ना कहीं पीने के पानी की व्यवस्था थी जी, और ना कहीं डॉक्टर था। हमारे एक पड़ोसी भी गए थे और उन्हें बुखार हो गया तो बहुत मुश्किल से जाके ऊपर दवाई, उन्हें जो है कौन सा बाजार है वहां दवा मिली। तो वैसे हवाई बातें करने से कोई फायदा नहीं है, आप फैक्ट्स पे बात करिए। फैक्ट और सच्चाई ये है कि उस पूरी यात्रा के दौरान वो यात्रा जो है भगवान भरोसे ही थी और जनता के भरोसे थी। जहां तक इसका सवाल है स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं का, स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के इंडेक्स में आज उत्तराखंड कहाँ खड़ा है, मैं अपने साथी से पूछना चाहूंगा। दूसरी चीज, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा सेवाएं और बहुत सी चीजें ऐसी हैं, ये राजनीति के विषय नहीं है, ये सरकार के और प्रत्येक नागरिक के अधिकार और कर्तव्य की बात है। सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार बनी इसलिए है कि वो लोगों के स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा सब चीजों का ध्यान करे। सरकार इसलिए नहीं बनी कि हम साहब सरकार में आ गए और जो हमने कर दिया वो सही, जो हमने कह दिया वो सही। नो, आपको रिपोर्ट कार्ड दिखाना पड़ेगा अपना, वरना आज ये मंत्री जी ने कहा, मैं तो इसे पॉजिटिव वे में लेना चाहूंगा कि मंत्री जी ने ही अपनी सरकार को आईना दिखाने का काम किया है। हेमंत जी, हाँ जी राजेंद्र जी एक सेकंड जी। हेमंत जी जवाब दीजिए कि आज क्या आपके जो मंत्री है उन्होंने जो बयान दिया, भले ही आंकड़ों में फेरबदल हो लेकिन बात तो वो सही कह रहे हैं। तो मुझे ये बताइए कि अगर वो इस तरीके का बयान दे रहे हैं, अपनी सरकार को आईना दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, तो आप कैसे कह रहे हैं कि आपकी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बहुत बेहतर है? और आए दिन ऐसी खबरें हमें अक्सर देखने को मिल जाती हैं कि महिलाओं की डिलीवरी कहीं पर भी हो गई क्योंकि साधन नहीं मिल पाया, अस्पताल में डॉक्टर नहीं थे, इस वजह से डिलीवरी ऐसे ही हो गई, महिला की मौत हो गई या बच्चे की मौत, इस तरीके की खबरें आम हो गई हैं। तो कैसे कह रहे हैं आपकी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बहुत बेहतर है? और अगर मंत्री जी कह रहे हैं, प्रवास पर होकर आए हैं, वो तो जाहिर सी बात है कि सुनकर आए होंगे समस्याएं, उनका दर्द निकल आया आज कैमरे के सामने। देखिए, मंत्री जी ने बयान हो सकता है कि भूलवश वो आंकड़ों को कुछ इस तरह से उन्होंने वो किया होगा, कोई भूलवश वो बात हो गई होगी। लेकिन जहां तक अभी राजेंद्र जी बता रहे थे कि मैं यात्रा पर गया था, 45 लाख लोग जो है कि हवा में यात्रा करके चले गए और कहीं ना कहीं वहां पर कोई ना कोई दिक्कत। अब 45 लाख लोग बीमार तो नहीं हो सकते थे ना हेमंत जी? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ 45 लाख लोगों में कहीं आवाज आई क्या? मेरा कहने का मतलब है कि 45 लाख लोगों में आवाज आई कहीं? उस वक्त भी हमने बहुत डिबेट्स की थी सर। ऐसा नहीं है। देखिए, सरकार जो है कि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर गंभीर है और हमने अटल आयुष्मान योजना भी देखिए सरकार ने इस राज्य के अंदर, पूरे राज्य के अंदर लागू किया है और कितने लाखों लोगों ने उस सेवा का लाभ लिया है। स्वास्थ्य सेवाएं में चिकित्सकों की ये बात सही है कि चिकित्सकों की कमी है, लेकिन उस कमी को लेकर मैं इतना आपसे जरूर कह सकता हूं कि अगले वित्तीय वर्ष तक आपको सारे पदों के, खाली पदों के सापेक्ष में सारे पद आपको मिलेंगे, सारे सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर मिलेंगे, पैरामेडिकल की हमारी जितनी भी कमियां हैं, नर्सिंग, एएनएम हो गए, हमारे टेक्नीशियन हो गए, ये सारे आपको जो है कि अगले वित्तीय वर्ष तक इसके लिए सरकार पूरी रोड मैप और खाका तैयार कर चुकी है और सरकार उसको लेकर गंभीर है।
स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर हमारी पहली प्राथमिकता है राज्य के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं ठीक हो। ठीक है, राजेंद्र जी अपनी बात को पूरा करें। हेमंत जी जो है ना जी, वो हमारी किसी भी बात को स्वीकार नहीं करेंगे। ये मैं आपकी जो सही बात होगी उसी को तो स्वीकार करूंगा। मैं आप जो बोल रहे हैं कि मैं गया था मेरे पड़ोस में गए थे अस्पताल में जी, अभी मैं नारसन गुरुकुल नारसन जो यहाँ हॉस्पिटल है सरकारी अस्पताल स्वास्थ्य केंद्र उसके प्रांगण में खड़ा हूँ जी। अभी मैं एक बच्चे का मेडिकल टेस्ट कराने के लिए आया था, इलाज कराने के लिए। उसके कोनी नहीं मुड़ रही और यहाँ एक्सरे की सुविधा नहीं है, उसे रुड़की भेजा गया। परसों मेरे सगे भाई उन्हें कुत्ते ने काट लिया और कल रुड़की, इतना बड़ा सरकारी अस्पताल रुड़की में है, वहाँ कुत्ते के काटने वाला इंजेक्शन नहीं था। क्या बात कह रहे हैं आप? बताइए हेमंत जी। हेमंत भाई, हेमंत जी बताइए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। तो धन्यवाद करना चाहिए उन मंत्री जी का भी। देखिए वो प्रमाण के साथ बोले, प्रमाण के साथ वो अपने घर का एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। इस वक्त वो बता रहे हैं कि वो अस्पताल के बाहर मौजूद है। अब आपको क्या है? हमारे हर सरकारी अस्पताल के अंदर रेबीज के इंजेक्शन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। कौन से अस्पताल में रेबीज? राजेंद्र जी आप कौन से अस्पताल में चले गए जहाँ पर रेबीज का इंजेक्शन उपलब्ध नहीं था? संयुक्त चिकित्सालय रुड़की। मुझे नहीं मालूम, वो अभी बोल रहे हैं कि जेएनएम, इस पर हम बात करेंगे। अगर ऐसा है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हर अस्पताल के अंदर जो है आप क्या कार्रवाई नहीं साहब अभी आपने इंजेक्शन की बात की। अरुण जी यहाँ पर आप राजेंद्र जी की बात पर कुछ कह रहे हैं। एक सेकंड रुक जाइए हेमंत जी, गंभीरता से नहीं ले। अरुण जी जवाब दीजिए प्लीज। जो राजेंद्र जी जिस बात को कह रहे हैं और हेमंत जी जिस बात को कह रहे हैं, देखिए हेमंत भाई को इस बात को सकारात्मक तरीके से लेना चाहिए, ये मेरा मानना है जी। मैं आपको हेमंत भाई बताऊं, परसों श्रीनगर से मेरे साथ जर्नी करी थी एक मनोज पांडे था। वो अपनी पत्नी के साथ आ रहा था और मुझे ऋषिकेश चौक में मिला। मैंने कहा कहाँ जा रहे हो? कि जॉली ग्रांट हॉस्पिटल। तो मैंने कहा चलो मैं देहरादून जा रहा हूँ, मैं अपनी गाड़ी से छोड़ दूंगा। तो उन दोनों को मैं जॉली ग्रांट लेके आया तो रास्ते में जब बात हुई तो उसने मुझे बताया कि श्रीनगर मेडिकल कॉलेज से उसे जॉली ग्रांट भेजा गया केवल इसलिए कि उसके आंख में मोतियाबिंद आ गया था। अब आप लगाइए हिसाब। हमारे बहुत सारे हॉस्पिटल केवल रेफरेंस सेंटर बन गए हैं और वो जो वहां से मेडिकल कॉलेज से ये कह के भेजा कि ये फलाने डॉक्टर से मिलना इनका आज टर्न है। वैसे तो डॉक्टर्स की कमी है अरुण जी, लेकिन यूपी की में अभी हाल ही में ब्रजेश पाठक जी ने, जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं और डिप्टी सीएम भी हैं, उन्होंने अभी हाल ही में एक बात कही थी और एक आदेश जारी किया था कि अगर अस्पतालों में ये रेफर किया जाता है, जो रेफरेंस दे देते हैं कि आप यहाँ चले जाइए वहां चले जाइए, उसका उन्होंने जवाब मांगा था कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको उसका जवाब देना होगा कि आपने ऐसा क्यों किया। निश्चित तौर पर जस्टिफाइड करना चाहिए, आप क्यों भेज रहे हैं। अगर आपके या लिखिए आपकी हमारे यहाँ सुविधा नहीं है इसलिए हम उनको हायर सेंटर में भेज रहे हैं। और सामान्य तौर पर बड़े बड़े एक्सीडेंट में हायर सेंटर में रेफर किया जाता है, लेकिन वो इसलिए किया जाता है कि उनको लिखना पड़ता है उस पर्चे में कि यहाँ ये सुविधा नहीं है इसलिए हम भेज रहे हैं। कहीं एमआरआई के लिए भेज रहे हैं, कहीं सीटी स्कैन के लिए भेज रहे हैं, हर जगह नहीं होता। या कोई बड़े टेस्ट कराने हैं, कोई बड़ा ऑपरेशन होना है तो लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारी जगह ये केवल रेफरेंस सेंटर बन गया। और हेमंत भाई आपको राजेंद्र भाई की बात को तो पॉजिटिव लेना चाहिए कि अगर रुड़की जैसी जगह में रेबीज के इंजेक्शन नहीं है तो ये सामान्य घटना नहीं है, ये बहुत गंभीर मामला है और इस बारे में आपको कार्रवाई करवानी चाहिए। ये बहुत गंभीर मामला है कि रुड़की जैसी जगह में जहां आर्मी के भी हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन आपको मैं यशी एक बात बताऊं जी कि अक्सर जो सरकारी अस्पताल में लोग जाते हैं जी वो जाते हैं जो नीडी होते हैं, बिल्कुल जिनकी जरूरत होती है जी, गरीब होते हैं या जिनको उन सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में ज्यादा विश्वास है। अब आप मैं अपनी बात बताऊं, मुझे सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में ज्यादा विश्वास है। इसलिए विश्वास है कि वो डॉक्टर सेलेक्ट होके आता है, वो जो नर्स वहां है वो सेलेक्ट होके आती है, सिलेक्शन की प्रोसेस से आती है। जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो सिलेक्शन की प्रोसेस से आता है, इसलिए वो ज्यादा प्यूरिफाई स्टाफ होता है, ज्यादा एक्सपीरियंस स्टाफ होता है, इसलिए मुझे विश्वास है। लेकिन आमतौर पर आप देखें जो साधन संपन्न लोग हैं
वो प्राइवेट नर्सिंग होम में जाना ज्यादा पसंद करते हैं कि उनको पैसे भले ही ज्यादा लग जाए लेकिन टाइम ना लगे और उनकी केयर ज्यादा हो। तो आज भी जरूरतमंदों की पहली जो पसंद है वो सरकारी चिकित्सा व्यवस्था है। दूसरी चीज, जैसी जी आपने कहा था 25 तक इस प्रदेश को अग्रणी राज्य बनना है, तो अगर हमारी स्वास्थ्य सुविधा सही नहीं होगी, हमारी शिक्षा व्यवस्था सही नहीं होगी, हमारी सड़कें सही नहीं होंगी, हमारे प्रदेश में बिजली पानी की व्यवस्था सही नहीं होगी, जो 5 आधारभूत जरूरत होती है किसी भी राज्य के विकास। इन सवालों के जवाब देने चाहिए, इन सवालों के जवाब देने चाहिए। जब आप सीना ठोक के कहते हैं कि हम अग्रणी राज्यों में 2025 तक खड़ा करेंगे, तो उसका जवाब देना चाहिए कि कैसे। अगर आपके पास स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, अगर आपके पास शिक्षा बेहतर नहीं है, तो आप कैसे अग्रणी राज्यों में खड़ा कर देंगे? सिर्फ कागजों में? आप ये देखिए, हेमंत भाई यहाँ बैठे हैं, सरकार के हम नहीं है, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। आप ये देखिए, पूरे देहरादून को स्मार्ट सिटी के नाम पर तहस नहस कर दिया, और तो और नगरों में अमृत योजना के नाम पर पूरी सड़कें खोद के पाइपलाइन डाल दी। सड़कें दोबारा बनाने वाला कोई नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है कि सड़क कब ठीक होगी। तमाम शहरों के ये हाल है। अरुण जी, मुझे याद है स्मार्ट सिटी पर जब काम शुरू हुआ और आज तक टिल डेट शुरू होने की खबर से लेकर ये जो जितना भी भ्रष्टाचार और तमाम चीजें और लीपापोती और जो लोगों को समस्याएं, इस पर डिबेट हो चुकी है, और अभी तक आप समझ लीजिए कि स्मार्ट सिटी का काम पूरा नहीं होता। तो अब बताइए इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है? उसके बाद कहते हैं 2025 में हम अग्रणी राज्यों में खड़ा कर देंगे राज्य को। और ये कोई सॉल्यूशन थोड़ी है, जैसे कि हम एक कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दे, दूसरी कंपनी को लाए, उसका भी ढाक के 3 पास। ये तो सिर्फ जवाब देने के लिए ना, क्योंकि अब डिबेट होगी, सवाल पूछा जाएगा, तो एक जवाब तो हम दे देंगे ना कि हमने कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया था। हेमंत जी जवाब दीजिए प्लीज। आऊंगी मैं अरुण जी इसके बाद आपके पास। हेमंत जी जवाब दीजिए। अरुण भाई हमारे मित्र भी हैं, मैं कुछ बातों से, अरुण भाई की बातों से सहमत हूँ। कुछ भौगोलिक परिस्थितियां राज्य के अंदर इस प्रकार से हैं कि आप जानते हैं कि कुछ विषम परिस्थितियां, जो दुर्गम क्षेत्र है हमारे, वहां पर डॉक्टरों की कमी, मैं मानता हूं इस बात को। लेकिन अभी वो एक चर्चा कर रहे थे कि इस राज्य को 2025 तक हम जो अग्रणी राज्यों को उसमें खड़ा करेंगे। इसको मैं पूरे भरोसे और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि निश्चित ही ये सपना साकार होगा और हम करेंगे। और कैसे करेंगे? आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आप सारी बातें तो कह रहे हैं। देखिए, बिजली की व्यवस्था हो, चाहे सड़कों की व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर में जितना काम इस उत्तराखंड राज्य के अंदर हुआ है, मैं समझता हूँ शायद आज 75 साल देश को आजाद हुए हो गए, इतना काम कहीं नहीं हुआ है। चाहे वो 4 धाम की ऑल वेदर सड़क की बात हो, चाहे देहरादून से दिल्ली की बात हो, चाहे वो दिल्ली से नैनीताल हाईवे की बात हो। कनेक्टिविटी वाली बात है ना, ये मैंने शुरुआत में, एक सेकंड हेमंत जी सुनिए, तो अभी मैं यही बात कर रही थी कि उत्तराखंड में सड़क का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है स्वास्थ्य सुविधाओं में, उत्तराखंड में स्पेशली, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में इन्हीं चीजों की वजह से सड़कें बेहतर ना होने की वजह से, मुझे याद है भी कुछ दिन पहले ही एक महिला थी शायद, उसका डिलीवरी को लेकर ये प्रॉब्लम था कि उसने एम्बुलेंस को कॉल किया, एम्बुलेंस ने सिर्फ इसलिए आने से मना कर दिया, उन्होंने कहा कि आपके घर की तरफ सड़क खराब है, हम नहीं आ पाएंगे। तो इस तरीके के जवाब बताइए, गैर जिम्मेदाराना रवैया इस तरीके का होगा तो आप कह रहे हैं कि हम बहुत बेहतर बना लेंगे, कैसे करेंगे सर आप? मैंने आपसे कहा है, सरकार पूरी तरह से गंभीर है इस मुद्दे पर। और सरकार तो गंभीर है सर, अधिकारी कब गंभीर होंगे? स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर मैं आपसे इतना जरूर विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आगामी वित्तीय वर्ष में आपको जितनी भी कुछ कमियां दिखाई दे रही है, उस पर पूरी तरह से सरकार जो है कि उसका रोड मैप और उसका पूरा ब्लूप्रिंट खाका तैयार हो चुका है, उस पर काम हो रहा है। जो 5 सालों के अंदर अभी हमारा नया बैच जो मेडिकल कॉलेज का आने वाला है, उस पर भी हमको जो ईएमओ मिलने वाले हैं। बाहर से हम जो है सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर, चाहे एडहॉक के माध्यम से, लोक सेवा आयोग के माध्यम से हम उन लोगों को ले रहे हैं उस पर, और उस पर काम भी चल रहा है। अभी इनवाइट कर रहे हैं लोक सेवा आयोग से जो पद थे, उन पदों को भी हमने पदों के माध्यम से कुछ पद भरे भी हैं, और उसकी कुछ का विज्ञापन अभी जो है कि जारी होने वाला है। डॉक्टरों की कमी को जो है कि पूरा किया जाएगा। और सरकार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं आप, स्वास्थ्य के बारे में बात कर रहे हैं, सारी जो हमारे राज्य के अंदर जो विकास कार्यों की बात आप कर रहे हैं, तो सरकार ने ऐसा नहीं है, आप कमियां निकालना तो ठीक है, कुछ जगहों पर मैंने कहा कि परिस्थितियां ऐसी हैं कि उन गंभीर परिस्थितियां हैं, कुछ विषम परिस्थितियां हैं उन जगहों पर जो है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सड़कों के माध्यम। आप कह रहे थे कि अभी एक जहां पर एम्बुलेंस एक बुलाई थी, उस एम्बुलेंस दुर्गम गांव था, बहुत दुर्गम गांव था, उस गांव में जो है कि सड़क की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि वो सड़क जो है कि वहां पर जा सकती थी। वो मैंने भी देखा था वो टीवी चैनल पर, और मुझे भी वो लगा था कि वहां पर ऐसी कोई वो नहीं थी। कुछ व्यवहारिक दृष्टिकोण से तो कुछ चीजें उसमें सबको सहयोग करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार पर आप सीधे सीधे सब चीज पर आरोप लगाएं कि सरकार कुछ काम ही नहीं कर रही है। सरकार ने इतने अच्छे काम किए हैं यहाँ पर। आज पहाड़ों पर कोई सोच सकता था कि रेल चढ़ेगी? हेमंत जी देखिए, अच्छे कामों का जिक्र करने के लिए आपको बिठाया है ना हमने,
इसीलिए हम तो वही डिस्कस करेंगे जो हमें कमियां खामियां दिखेंगे। अरुण जी, राजेंद्र जी एक सेकंड रुकिएगा प्लीज। अरुण जी अपनी बात को पूरा कर लीजिए, उसके बाद राजेंद्र जी मैं आपका रुख करूंगी। अरुण जी, अगले वित्तीय वर्ष तक मैं इतना कह सकता हूँ आपके साथ में कि आगामी वित्तीय वर्ष तक जो हमारे पास में एक बैच जो आने वाला है मेडिकल कॉलेज का भी ईएमओ हमें मिलेंगे। वहां पर हम जो बाहर से सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को भी इन्वाइट कर रहे हैं। सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों में किशन कुछ कई लोगों ने इसमें अप्लाई भी किया हुआ है। और जो विशेष जो कुछ हमारे पैरामेडिकल पर उस पर है, पैरामेडिकल पर भी हम लोग जो है कि एएनएम वगैरह जो है हमारे टेक्नीशियन वगैरह है उनकी हम नियुक्तियां करेंगे। और ये वास्तव में इसकी जरूरत है। स्वास्थ्य सेवाओं को देना ये हमारी सरकार की जिम्मेदारी भी है और सरकार उसके लिए गंभीर है। इस पर कोई ऐसी बात नहीं, सबको इसमें सहयोग भी करना चाहिए और सरकार को इसमें करना भी। कर लेते हैं 2025 में ज्यादा टाइम नहीं है, 2 साल ही बाकी है, हम देख लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी। अरुण जी। जी यशी जी, मैं हेमंत भाई बैठे हैं जी, और हेमंत भाई को निश्चित तौर पर पार्टी और सरकार का मजबूती से पक्ष रखना चाहिए जी। लेकिन हेमंत भाई नाक पे बैठी मक्खी को देख के निगला भी नहीं जाता है। अब राजेंद्र भाई ने रुड़की का उदाहरण दिया, हमें उसे पॉजिटिव लेना चाहिए कि अगर वहां वो सुविधा नहीं है तो हमें भेजनी चाहिए। उसी चीज में छोटी सी आपको उदाहरण दे रहा हूं। हेमंत भाई आप हल्द्वानी रहते हैं अधिकांश, हल्द्वानी में भी एक इंटरनेशनल स्टेडियम बन गया। एक इंटरनेशनल स्टेडियम देहरादून में बना हुआ है। अफगानिस्तान की टीम का होम ग्राउंड था, सबको पता है। आज उस स्टेडियम की लाइट पिछले 6 महीने से कटी हुई है। 1.5 करोड़ रुपए के बकाया की वजह से वो लाइट कटी हुई है। ये सरकार की जिम्मेदारी तो नहीं है, ये अधिकारियों की जिम्मेदारी है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अधिकारी ही सरकार को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं। उस स्टेडियम की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की है। क्या जिला प्रशासन अपने संसाधनों से वो 1.5 करोड़ रुपए जमा करके उस स्टेडियम और वो जो वहां पूरा का पूरा स्पोर्ट्स कॉलेज है उसकी लाइट कटी हुई है। 6 महीने से वो बच्चे किस तरह रह रहे होंगे इस सर्दी में, उनको गर्म पानी तक नसीब नहीं हो रहा होगा क्योंकि लाइट नहीं है। जब आप सोचिए कि वो पढ़े या अपना ख्याल रखें। तो ये एक छोटी सा उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं कि वो राजधानी में है और सरकार की नाक के नीचे है। तो क्या सरकार का दायित्व तो नहीं बनता कि ऐसे। और अरुण जी, राजधानी में जब ऐसी चीजें होती है ना तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जब राजधानी का ये हाल है तो अन्य जगहों का क्या होगा, अन्य जिलों का क्या हो रहा होगा। निश्चित तौर पर बिल्कुल। राजेंद्र जी देख ली जी, राजेंद्र जी अपनी बात को पूरा कर लीजिए। अरुण जी वापस आऊंगी मैं आपके पास। कोई बात नहीं, कोई आरोप लगाने वाली बात नहीं है, ना किसी को नीचा दिखाने वाली बात है। सवाल इस बात का है कि पिछले 5 वर्ष आप सत्ता में रहे, अगले 5 वर्ष तक भी आप ही सत्ता में रहेंगे। इसलिए हेमंत जी, मेरी आपके मार्फत एक गुजारिश है कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए, इन्हें और मजबूत करने के लिए आप कल माननीय मंत्री जी या स्वास्थ्य सचिव से मिलें और जो जितनी समस्याएं यहाँ संगीता बहन है और अनिल जी हैं, ये जो हमारे द्वारा यहाँ रखी गई, आर्यन जी, इन पे आप जो है थोड़ा गंभीरता से आध घंटा लगाओ। ये खाली सुखी राजनीति मत करो। सुखी राजनीति करने से इस प्रदेश को पिछड़ापन जो है बढ़ता चला जाएगा। हेमंत जी देखिए, बहुत पॉजिटिव ये डिबेट रही, इसमें हम आपको काउंटर नहीं कर रहे हैं। जो आपके मंत्री ने सवाल उठाए हम बस उसे जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं और हम ये जानना चाह रहे थे कि इसमें क्या जो उनका बयान है उसमें कितनी सच्चाई है, साथ ही साथ क्या व्यवस्थाएं हैं, कैसे इनको बेहतर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सोल्यूशन ढूंढ रहे थे। अरुण जी ने बहुत अच्छा एक सोल्यूशन दिया था शुरुआत में, अगर आप रहे हो आपने सुना हो, और राजेंद्र जी ने बहुत अच्छी बात कही और यहाँ पर अभी संगीता जी भी कह रही थी। तो आपको एक बहुत अच्छे सुझाव मिले। उम्मीद करती हूँ कि इस डिबेट का एक सार्थक पहलू लेकर आप जाएंगे और इसका कुछ निराकरण निकालेंगे। ये जो डिबेट 1 घंटे की है ये व्यर्थ नहीं जाएगी। हेमंत जी। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ठीक है, कुछ मैंने क्या आपसे कहा है कि हम सबके सहयोग से सबको जो राज्य के विकास को लेकर, राज्य की जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर हो, शिक्षा को लेकर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो, जो भी समस्याएं हैं उनको साथ लेकर सबके सुझाव सरकार लेने, सबके सुझावों को सरकार आमंत्रित करती है और जहां पर कमियां उनको दूर किया जाएगा। निश्चित ही मैं इस बात को बड़ी गंभीरता के साथ आपसे ये बात कह रहा हूं कि कहीं पर कुछ कमियां हैं, उन कमियों को ठीक किया जाएगा। सरकार पूरी तरह से, पूरी जिम्मेदारी के साथ में, पूरी गंभीरता के साथ में
उन कमियों हेमंत जी, को एक दूर रोड करने मैप जा रही बना है। उसके जाएगा, लिए एक सुनियोजित तरीके से, एक ढंग से इसको आगे प्रोसीड किया जाएगा, तभी चीजें बेहतर हो पाएंगी। बिल्कुल 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 जी, आपका कहना बिल्कुल मैं आपके उस बात से सहमत हूं। और मैं इसलिए कह रहा हूं आपसे कि देखिए अभी चिंतन बैठक मसूरी के अंदर चाहिए और चल रही है, और आपने देखा कि मुख्यमंत्री जी ने साफ संदेश भी ब्यूरोक्रेट को दिया हुआ है कि अगर जिनको काम नहीं करना है तो वो जाके सेवानिवृत्ति ले, फाइलों को लटकाने का काम जो है कि यहाँ पर नहीं चलेगा। और पूरी तरह से सरकार हमारी गंभीर है। आपने खुद देखा 3 दिन मसूरी के अंदर जो है कि हमारा चिंतन शिविर चला, और उस पर उन्होंने पूरी तरह से स्पष्ट अपनी मंशा स्पष्ट की और साफ तरह से जो है कि अधिकारियों को कहा है, जैसे कि अरुण भाई कह रहे थे भी, कि राजन जी भी कह रहे थे कि सरकार में जो है कि अधिकारी यहाँ पर जो है कि काम नहीं कर रहे हैं, अधिकारी जो है कि चीजों को लटकाते हैं। तो सरकार की मंशा आपको दिखाई दे रही है कि सरकार जो है कि जो संकल्प पत्र पर जो हमने, जनता ने हमें इतना मैंडेट दिया है, जनता की जो प्राथमिक वो है, ये स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा, ये तो हमारे पहली प्राथमिकता है, इसको तो हमको करना और हमारी जिम्मेदारी भी है ये। तो उसको लेकर सरकार पूरी तरह से गंभीर, और आगामी वित्तीय वर्ष में मैं पुनः इस बात को हेमंत दोहरा रहा हूं जी, आपको कि उम्मीद करते हैं कि ये डिबेट बहुत सार्थक रही होगी और आगे व्यवस्थाओं में और बेहतरी लाई जाएगी और उनको सुधारा जाएगा जो भी कमियां खामियां। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने का। अरुण जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज देवभूमि के दंगल में हम बात कर रहे थे, मंत्री जी के बोल खोल रहे हैं पोल, जिस तरीके से गणेश जोशी जी ने अपनी ही सरकार को आईना दिखाने का काम किया, स्वास्थ्य सेवाओं पर उन्होंने सवाल उठाए। तो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता थे उन्होंने बताया कि चीजों को कैसे बेहतर किया जाएगा, क्योंकि मंशा है कि 2025 तक उत्तराखंड राज्य को अग्रणी राज्यों में शुमार किया जाएगा और पहली लाइन में पंक्ति में खड़ा किया जाएगा। तो ऐसे में अगर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर नहीं होगी तो कैसे ये मुमकिन होगा। तो ऐसे में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने की जरूरत है। देवभूमि के दंगल फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ ज़रिया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी हिंग, कण कण में जान, राजश्री इलायची, टशन का जश्न।